आज 30 मई 2024। आज पिछले 2 महीनों से चला आ रहा इलेक्शन का हल्ला गुल्ला शोर शराबा सब खत्म हो गया। अब जनता को सोचने के लिए टाइम मिलेगा ठंडे मन से कि किसको वोट देना है किसको नहीं देना है। अब 1 जून को जो है लास्ट वोट पड़ेंगे। तकरीबन बाकी बची हुई 10% 10% जो है कॉन्स्टिट्यूंसी में पार्लियामेंट की 90% कॉन्स्टिट्यूंसी में ऑलरेडी वोटिंग हो चुका है। तो अब इस सब चीज़ के हम देखते हैं कि ये तो वोट तो पड़ जाएंगे, जो जिसको जीतना होगा जीतेगा, जिसको हारना होगा हारगा। मगर इस सब का जो है आखिर में नतीजे क्या निकल रहा है अब ये देखते हैं। पिछले 10 साल में क्या हुआ और सोचते हैं कि अगले 10 साल में क्या होने वाला। मगर सबसे कम से कम 5 साल का तो हम सोचे ना कि इलेक्शन तो 5 साल के लिए होते हैं, या बीच में सरकारें टूट भी जाती हैं कई दफ़े। 2-3 साल में 4 साल के बाद भी इलेक्शन हो गए। ये सब चलती है, कोई एक परमानेंट नहीं है। मगर 10 साल की जो पिछली उपलब्धि है, जो प्राप्ति है, जो अचीवमेंट्स हैं, वो क्या है? वो अचीवमेंट्स ये हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया है, वो जो है यूनिटरी नहीं है। ये यूनियन ऑफ इंडिया संघीय सरकार है, जिसमें संघ का मतलब है कि सब राज्यों को साथ लेके चलना है, सब भाषा वालों को साथ लेके चलना है। जो डाइवर्सिटी है जो हमारे कंट्री में, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में डाइवर्सिटी है। वो कहते हैं कि हर कोस पे जो है 30 कोस पे जो है पानी और वाणी दोनों ही बदल जाते हैं। तो ये जो है जो हमारे पानी और वाणी बदलने वाली जो बात है, ये सीख ठीक है। मेरी परदादी ये कहा करती थी, जो 105 साल की एज में उनका 1957 में डेथ हुई थी। तो ये बात सच है बिल्कुल, इसमें कोई दो बातें नहीं है, हो नहीं सकती। अब जब हमारा संघीय ढांचा है कॉन्स्टिट्यूशन का, और शायद दुनिया का सबसे बड़ा रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, शायद कहीं भी नहीं है। और इसमें 70% जो चीज़ें हैं कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजंस हैं, डायरेक्शंस हैं, वो सब जो है 1935 के गवर्नमेंट एक्ट से दी गई हैं। और जो कॉन्स्टिट्यूशन दिया था 1934 का, अब जो है गवर्नर जनरल और वाइसराय की जगह राष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री हो गए। क्या कोई बात नहीं। ये इलेक्शन का तो तब भी हुए थे, 1934 में इलेक्शन हुए थे। पंचायतों के इलेक्शन तो 1912 से चालू हो गए थे। तो ये तो इलेक्शन तो एक डेमोक्रेटिक उसका हिस्सा है। मगर सवाल ये है कि इस पिछले 10 साल में हमने क्या पाया। जहाँ तक सवाल है टेक्नोलॉजी का, और ये टेक्नोलॉजी तो हमेशा से बदलती रही है, प्रोग्रेस हुई है। स्टीम इंजन से लगा के हम चले तो 1940 में जो था, अब से तकरीबन 180 साल पहले स्टीम इंजन आए थे। 1947 में जो था ये क्या नाम है, ट्रांजिस्टर्स आ गए थे। 1956 में जो जेट इंजन बन गए थे, ये शिपिंग के जो बेकार हो गए थे सब शिप्स। और आज जो है ये इंटरनेट, मोबाइल टेक्नोलॉजी, ये बहुत बड़ा इसमें बदलाव आया है टेक्नोलॉजी में। सारे दुनिया में आया, हिंदुस्तान में नहीं आया, सब जगह आया ये। तो इसको, और ये आगे बढ़ेगा। इसने जो है टेक्नोलॉजी ने, इंटरनेट ने और मोबाइल फ़ोन ने एक आम आदमी की ज़िंदगी में जीना आसान कर दिया है। मगर ये आसान उनके लिए है जिनके पास साधन है। जो एक गरीब आदमी है, जिसके पास सुबह की रोटी मिल गई तो शाम का पता नहीं, उसके बस की नहीं है, उसको इनकी चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। तो सवाल ये, किसी भी डेमोक्रेसी में कोई भी सरकार हो, उसकी ये ड्यूटी है कि जो लास्ट आदमी खड़ा हुआ है लाइन में, जो महात्मा गांधी ने ये कहा था, जो आखिरी जो लाइन में खड़ा, उस तक हम कैसे साधन पहुँचाएँ। अब इसको तो साधन तो आखिरी आदमी तक पहुँचाने थे, मगर पहुँचे कहाँ वो साधन? वो साधन पहुँचे जो ये बड़े बड़े साहूकार हैं, बिजनेसमैन हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। ये डिसाइड करते हैं कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। पैसा इनके पास है, जिससे उम्मीद होती है उसको देते हैं। अब पिछले 5 साल में जब इलेक्टोरल बॉन्ड्स वगैरह है सॉरी, तो जो है 90% पैसा, रुपया, धन, काला धन, वाइट मनी, ये सब जो है रूलिंग पार्टी जो थी भारतीय जनता पार्टी, और उसकी होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग एजेंसी आरएसएस के पास पहुंचा है। आरएसएस में जहां 2 आने के चने लेके पानी पी के एक स्वयं सेवक काम करता था, आज वो 10-10 लाख की कारों में चल रहा है।
आज जो है मोहन भागवत को जो आरएसएस प्रमुख हैं, उनको 24 घंटे 8 कमांडो जो हैं वो सरकार ने प्रोवाइड किए हुए हैं। उनके ऑफिस की भी सुरक्षा कमांडो कर रही। अरे भैया कंगला आदमी, मुझे क्या जरूरत है कमांडो की? मगर आदमी को पैसा हो गया, पैसा हो गया, अकूत पैसा हो गया, और उसको बचाने के लिए तो कमांडो तो चाहिए, सरकारी सुरक्षा चाहिए। तो इसलिए और उन्होंने बड़ी बड़ी महल और अट्टालिकाएँ बना दी, चौबारे बना लिए, आलीशान दफ्तर बना दिए। जो दरी पे सोने वाले थे, मेरे चाचा की विजयनगर में कोठी होती थी, और तो महात्मा गांधी का मर्डर हुआ था, उस टाइम आरएसएस का ऑफिस होता था, उसके अंदर आरएसएस पे बैन लग गया था। जो सेवक आते थे ज़मीन पे सोते थे, और नीचे दफ्तर था, ऊपर के इसमें फर्स्ट फ्लोर पे उनका सेवक आके सोते थे, जाके ढाबे में रोटी खाई जाते थे। आज जो है, आज वो 5 स्टार होटल में खाते हैं। ये जो बने हैं, तो ये जो महल चौबारे बनाए हैं आरएसएस ने, ये बीजेपी की नहीं है, सब आरएसएस की है। बीजेपी तो उसकी एक अदरक के पंजों की तरह एक शाखा है, एक ब्रांच है। तो ये जो है, ये किस दिन मकबर जो 100 साल हो गए आरएसएस को ये महल और चौबारे बनाने में, यहाँ आज पहुँचे हैं 10 साल बाद, ये जो है किस दिन महल या मकबरे में बदल जाएंगे, मैं नहीं समझता। इसमें 20-25 साल से ज़्यादा का लगेगा। डेमोक्रेसी जो है वो बहुत फास्ट चलती है, और इसमें कोई किसी का सगा नहीं है। भाई भाई का कत्ल कर देता। आरएसएस ने जितने अपने आदमियों का, दीनदयाल उपाध्याय का मर्डर जो है उसमें शामिल है, जो मोहन भागवत उसने दीनदयाल क्या था, ये MS गोलवलकर ने कराया था, जो मेरे चाचा बता रहे थे। वो उन दो लड़कों के भी नाम बता रहे थे जो कानपुर के थे, जो उनका गला दबा के और कानपुर और मुल्क जाते हुए ट्रेनों को धक्का दे दिया था। दीनदयाल उपाध्याय का बहुत बढ़िया आदमी था। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो पैसा है वो दुश्मन है इंसान का। बाप बेटों को कत्ल कर दे, बेटा बाप को कत्ल दे, भाई भाई को कत्ल दे, बहन भाई को कत्ल दे। अब आरएसएस का पैसा हो गया, अब उसके पास जो पैसा हो गया, उसका बीजेपी पे कंट्रोल है। कंट्रोल में मनी मैटर्स मोर। तो आज जो आरएसएस में किसको टिकट देना है, किसको मंत्री बनाना है, किसको प्रधानमंत्री बनाना, ये सब जो आरएसएस का काम है। और आरएसएस जो है उसकी हमेशा से पॉलिसी ले, यूज़ एंड थ्रो, इस्तेमाल करो फेंक दो, जैसे LK अडवाणी को किया। अब जब ये वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, प्राइम मिनिस्टर थे, बहुत बढ़िया आदमी थे, मैंने उनको कई दफ़े उनको सुना, बिल्कुल नज़दीक से खड़े होकर सुना दिल्ली में। तो बल्कि ये अडवाणी तो कभी कभी लूज टॉक कर जाते थे। एक दिन मैं खड़ा था बस स्टैंड पर छात्रा में, तो LK अडवाणी ने जो था इंदिरा गांधी को हिजड़ा कहा था। बड़ी बदतमीजी की बात थी उस लेडी के लिए, 2 बच्चे की माँ को हिजड़ा बता रहा है। तो खैर कोई बात नहीं, चलो। अब इसमें कई चीज़ें हुई हैं इस पे पिछले 20-25 साल में। एक तो बात ये हुई है कि ये जितने भी आरएसएस के प्रचारक हैं, जैसे हमारे प्रधानमंत्री भी हैं, राम माधव भी है, मोहन भागवत भी है, इन्होंने शादी नहीं की, बच्चे पैदा नहीं किए। तो इससे क्या है कि हिंदुओं की आबादी घटती जा रही है, और घटेगी, बहुत तेज़ी से घटेगी। जितने ज़्यादा बच्चे करते, अरबे को कुत्ते बिल्ली का तो मजहब होता नहीं है, इंसानों का मजहब होता है ना। मगरमच्छ का, मछली का वो मजहब नहीं होता, पेड़ का पौधे का मजहब नहीं होती, इससे इंसानों का होता है। तुमने इंसान पैदा करना बंद कर दिया, क्या मतलब है इस बात का? इसका मतलब है कि तुम एंटी हिंदू हो, हिंदुओं विरोधी हो। अब मोहन भागवत के 4 बहन भाई थे, नरेंद्र मोदी के 6 भाई बहन थे, ये योगी है यूपी का चीफ मिनिस्टर, ये 7 बहन भाई थे। तो भाई तुम कम से कम 7 नहीं तो 3-4 तो पैदा करो बच्चे। अब ये नरेंद्र मोदी भाई वो यशोदा को जो है वो छोड़ के भाग गया। अरे भाई तुमको अच्छी नहीं लगती, तुमको पसंद नहीं हुई, तो माँ बाप ने जबरदस्ती शादी कर दी, तो उसको तलाक देते, डाइवर्स कर देते हैं। उसको जो है उसके माँ बाप जो कहीं दूसरी जगह शादी करते थे, और फिर वो भी बच्चे पैदा करती। तो ना तो मोदी ने उसको साथ दिया, जो अपना परिवार नहीं संभाल सका, बीवी को छोड़ के भाग गया, और क्या नाम, बच्चे भी पैदा नहीं, उसको बच्चे दूसरे से शादी करते तो वो बच्चे पैदा होते, तो उसको बच्चे भी पैदा करते मना कर दिया, नहीं कर पाई। ऐसी हालत में वो बेचारी यशोदा बहन को छोड़ दिया। ये तो सब बहुत ही बड़ा अन्याय हो रहा है। कलयुग आ गया बिल्कुल, जब से मोदी का प्रधानमंत्री बने ये कलयुग आ गया बिल्कुल। पिछला 10 साल जो है, उससे पहले तो ठीक ठाक था, थोड़ी बहुत तो गड़बड़ी भी होती थी, उस टाइम में भी होती थी, आगे भी होंगी। तो अब जो है जो पिछले 10 साल में जो चेंज आया है वो है कि जो हमारे यहाँ यूनियन ऑफ इंडिया है उसको सेंट्रलाइज किया गया। जो सेंट्रल सरकार है, जो केंद्र की सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उसने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में 3 साल पहले अमेंडमेंट कर दिया, CBI का इस्तेमाल किया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किया,
और स्टेट गवर्नमेंट जो अपनी सरकार चलाने चाहिए वहाँ पे ऐसे गवर्नर पोस्ट कर दिए है जो कि आरएसएस के आदमी थे। उनका काम जो था सरकार के काम में, स्टेट असेंबली के काम में अड़ंगे लगाने का कुछ नहीं था, उन्होंने कुछ नहीं किया। तो संघ का जो ढांचा था उसको तोड़ा गया। अब जब आप किसी ढांचे को जो 75 साल से चल रहा है तोड़ेंगे तो क्या होगा? टूट के टुकड़े टुकड़े ही होगा ना। जब आप किसी चीज पत्थर को तोड़ते हो तो पेबल्स बन जाते हैं, छोटे छोटे एग्रीगेट बन जाते हैं ना। तो ऐसे ही जो एक संघीय ढांचा था आपने उसको तोड़ दिया, सब सेंट्रलाइज किया। ये सेंट्रलाइज करना बिल्कुल गलत था। तो ये 10 साल में जो सबसे बड़ा डैमेज हुआ है डेमोक्रेसी का, वो सेंट्रलाइज होना किया जाना। इसको फिर से दोबारा डिसेंट्रलाइज करने की ज़रूरत है। अब इस चुनाव के बाद जो है जो भी सरकार आए उसका पहला काम ये होना चाहिए कि जो सेंट्रलाइज किया गया पिछले 10 साल में उसको डिसेंट्रलाइज किया जाए। स्टेट्स जो है, जो राज्य सरकारें हैं, जो वहाँ की विधानसभाएं हैं, जो वहाँ का शासन प्रशासन, उसको अपने ढंग से काम करने दो। आप सब उसको एक ही ढंग से, एक ही डंडे से हाँकोगे वो नहीं चलेगा। इससे अनरेस्ट होगा, असंतोष बढ़ेगा जनता के अंदर, और इससे जो है असंतोष बढ़ता है। तो ये अच्छी बात नहीं है, इससे नुकसान ही नुकसान होता है, किसी का कोई फ़ायदा नहीं होता। दूसरी चीज़ ये है कि जो पार्लियामेंट में है वो हमारी जो इसकी स्टैंडिंग कमेटी है पार्लियामेंट में, लोकसभा की सेलेक्ट कमेटी है और राज्यसभा की, इनको भी काम करने देना चाहिए। अब ये मूर्खतापूर्ण काम किया है इन्होंने कि 3 बिल बना दिए, जबकि पार्लियामेंट में डिमांड भी हुई थी किसानों के लिए, खेती के लिए, बड़े अच्छे बिल थे। उसमें खामियां थी, बाद में सरकार ने मानी। जब किसान आके बैठ गए 1.5 साल तक अपने वहाँ दिल्ली के बॉर्डर पे और सब रास्ते बंद कर दिए और उनको रिपील करना। किसी भी संसद को आप कानून बनाए, अगर जो उन्होंने उसको सेलेक्ट कमेटी को या स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया था, वो जनता से सजेशन मांगती, उनकी बातें सुनती, तो उसमें जो खामियां इनको बाद में मिली वो सुधार हो जाता। मैं जो है 2 दफ़े पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने पेयर हुआ। तो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ बिल आया था, तो पी उपेंद्र जो थे तेलुगु देशम पार्टी के, वो उसके चेयरमैन थे नरसिम्हा राव जी के ज़माने में। मैंने उसको अपनी बात कही, वो मेरी बात माने नहीं माने तो उनको उनकी मर्जी है। ऐसे ही जो था जब ये 2014 में जो इसकी सेलेक्ट कमेटी बनी थी पार्लियामेंट की और राज्यसभा की, लोकपाल के मामले, उसको भी मैंने अपना सजेशन दिया था, लिखित में भी दिया, मुझे नहीं बता के आया। तो ये जनता का राइट है, उनकी भाई बात सुनो, जो आपने करना हो करो। अगर आप हमारी बात नहीं मानोगे तो अदालत खुली हुई है, वहाँ पहुँच जाएंगे आप। तुमको तो अगर जायज़ बात होगी तो अदालत भी मानेगी, तुम नहीं मानोगे तो और कोई मानेगा। तुमको खुदा तो लगो नहीं, तो भगवान तो नहीं हो तुम। हालांकि मोदी कह रहे हैं कि मुझे भगवान ने भेजा है, मैं भगवान हूँ, मैं अवतार हूँ भगवान का। एक और इनका जो है बड़ा नेता ऑल इंडिया का जो है इनका जो प्रवक्ता है, वो कहता है कि जो भगवान जगन्नाथपुरी का मंदिर है उड़ीसा में, कि भगवान जगन्नाथ जो है मोदी जी के भक्त हैं। तो भैया भक्त हैं, ये तुमको अवतार हो तो इनके मंत्र बना के वहाँ पर पूजा करनी शुरू कर दो, बाकी लोग पूजा करने बंद कर सके। उनकी मर्जी होगी, करेंगे, नहीं तो बंद। वो जो भगवान है, ये अवतार है, देवता है, तो ठीक है कर दो भाई। इनको समाज सुधारक बनने की जरूरत है, देवता बनने की जरूरत नहीं है। जैसे ईसा मसीह थे, मोहम्मद साहब थे, ये गुरु नानक थे, बहुत से समाज सुधार, इनको समाज जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं उनको समाज सुधारक बनने की ज़रूरत है। जैसे कि अरविंद केजरीवाल है, उसने कहा केजरीवाल ने कि मैं राजनीति नहीं आती, मैं राजनीति करने नहीं आया हूँ, मैं राजनीति को सुधारने आया हूँ, पॉलिटिकल डिस्कोर्स को सुधारने आया हूँ, चेंज करने आया हूँ। और आज ये 10 साल के बाद हम देखते हैं कि जो अरविंद केजरीवाल ने मुफ्त बिजली 300 यूनिट, 200 यूनिट, मुफ्त पानी, अच्छे अस्पताल, अच्छे स्कूल, करप्शन फ्री सरकारी सेवाएँ, ये बड़ी अच्छी बात थी। और आज सारी पार्टियों ने, जो अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि हम राजनीति को बदलने आए हैं, पॉलिटिकल डिस्कोर्स को, राजनीतिक संवाद को बदलने आए हैं, आज जो है 2024 के इलेक्शन में सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने उसको अडॉप्ट कर लिया। उनको दिखाई दिया कि भाई ये जो है, केजरीवाल ने कभी नहीं कहा, हालांकि वो केजरीवाल का जन्म जो है जन्माष्टमी के दिन हुआ, मैं उसने कभी नहीं कहा कि मैं कृष्ण हूँ, मैं भगवान हूँ। मगर मोदी ने अपना वो भगवान बनाना शुरू कर दिया। मोदी के भक्तों ने जो है उस भगवान को मोदी का भक्त बताना शुरू कर दिया। क्या हो रहा है? ड्रामा बदतमीजी है, नहीं रहा भाई। तो क्या, कोई बात नहीं, जिसको जो करना है करते रहो, जनता अपने आप देखेगी सुलटेगी। जनता के पास हर चीज़ का इलाज है, वोट की पावर है, कोई नथिंग इज़ परमानेंट है, सब जो है लिक्विड है, एनविल पे लगी हुई है, हथौड़ा पड़ेगा जनता के का बड़ा तगड़ा, तो गर्मा गर्म लोहे पे तो पिघल के जो भी पत्ता जो है
चपटा हो जाएगा। तो ये सब जो है चीज़ें हैं ये जो अच्छा। तो अब इसकी अगले से 5 साल के बाद ये 4 तारीख को पहली सरकार का काम होना चाहिए कि जो ये केंद्रीकरण किया गया है, सेंट्रलाइज किया गया, इसको फिर से डिसेंट्रलाइज करें जिससे कि डेमोक्रेसी मजबूत हो सके। ये सबसे पहला काम होना चाहिए अगले 5 साल के अंदर। मैं तो समझता 2 साल में हो सकता है। और ये जो पार्लियामेंट्री कमेटी जो हैंडीकैप बना दी गई हैं, इनको फिर से इनमें जान फूकी जाए जिससे कि वो जनता की बात सुने और जनता की बात को जो है पार्लियामेंट के में सजेशन में दे। पार्लियामेंट्री कमेटी सरकार को भी कर रहे। और जो ये जैसे CAG ऑफ इंडिया है, इसको हैंडीकैप कर दिया गया है, तकरीबन डी फैक्टो उसकी हत्या कर दी गई है। कोर्टों की भी डी फैक्टो हत्या कर दी गई है। मैंने इस मामले में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और रंजन इंडिया को दोनों को लिखा था लेटर। अब देखता हूँ जाके बंगलौर से दिल्ली लौट के जाऊँगा तो देखता हूँ कब पिटीशन लगती है। अब तो 3 जुलाई को खुलेगी सुप्रीम कोर्ट। देखता हूँ कि मैं इंजीनियर हूँ, मुझे जो है वह सुधार की आदत है कि जो भी हो अच्छा हो। तो इसमें इन चीज़ों की सबकी बहुत सख्त ज़रूरत है, होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। अगले 5 साल में ये जो सेंट्रलाइजेशन जो हुआ पिछले 10 साल में उसको डिसेंट्रलाइज करें जिससे डेमोक्रेसी मजबूत हो, हिंदुस्तान की यूनिटी मजबूत हो, इसकी इंटीग्रिटी मजबूत हो। ये सब होना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।